राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आपके मध्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय आदिकाल है और आदिकाल पर आधारित एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। ये प्रश्नोत्तरी आपको परीक्षा में इससे प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत आभार है जो आप प्रद्योत गुरुकुल पर विश्वास जता रहे हैं और मैं आपको विश्वास देता हूँ। मैं आपसे इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि आपके जो विश्वास है उसे टूटने नहीं देंगे, आपकी तैयारी में यथासंभव मदद करेंगे, आपको लक्ष्य तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। कमेंट को पढ़ता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। और आप लाइक भी बहुत कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारा तो कुछ नहीं है इसमें, ये सब आपका है। प्रद्योत गुरुकुल, इसे आप अपना चैनल मानिए, अपना सब कुछ मानिए। हम तो बस आपके एक निमित्त मात्र हैं जो आपकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, हमें तो इसी से खुशी मिलेगी, आप सफल हो जाएंगे। 1, 100, 50, 1000, 2000 जितने भी लोग हमसे जुड़कर सफलता तक पहुंच जाएंगे तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। ठीक है, इसी में हमारी खुशी है, इसी में। तो आइए, आज हम बात करने आए हैं। आप सबने ये कहा था कि सर क्रम से लेकर आइए, परीक्षा की दृष्टि से क्रम से प्रश्नोत्तरी कराइए। तो आज हम क्रम से सबसे पहले आदिकाल पर चर्चा करने आए हैं। ठीक है, आदिकाल पर चर्चा करने के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी 4 है ये। इससे पहले 3 प्रश्नोत्तरी हमने आपको उपलब्ध कराई हुई हैं, आपने उनका बहुत अच्छा अध्ययन किया, बहुत अच्छी लगी आपको। तो उम्मीद है, विश्वास है कि ये प्रश्नोत्तरी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं सीधे सीधे पहला प्रश्न। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ठीक है, पहले तो ये श्रृंगार शब्द पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि ये जो श्रृंगार शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। ठीक है, इससे यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो ये अशुद्ध वर्तनी होगी। ठीक, अब ये कथन किनका है? ये कथन किनका है? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएचईएससी ने पूछा है ये पिछले वर्ष। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसमें 2021 वाली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप 5 सेकंड का समय हम देंगे आपको, आप इसमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के कथन आपको याद होने चाहिए। इस कथन को देखकर आपको एक कथन और याद आना चाहिए, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें लगाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को जैसे आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही इन विद्यापति के पदों को भी। ये कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वो भी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक नहीं है, कैसे श्रृंगारी कवि हैं। तो इस बात पर बहुत विवाद हुआ कि विद्यापति आध्यात्मिक कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं, भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं। तो इस पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, मतलब श्रृंगार पर आधारित है। इन्होंने राधा और कृष्ण का जो वर्णन किया है वो एक नायक, यौवन में मदमत नायक और नायिका का वर्णन किया है, भगवान का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो उसे आध्यात्मिक कहना, वैसे ही आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। खजुराहो के मंदिर बहुत श्रृंगारिक हैं, नग्न चित्र हैं उनमें मंदिरों में, तो श्रृंगार, घोर श्रृंगार का प्रतीक हैं वो खजुराहो के मंदिर। वैसे ही इनकी कविता को यदि आध्यात्मिक कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि जैसे खजुराहो के मंदिर आध्यात्मिक हैं, अर्थात ये आध्यात्मिक नहीं है। इनकी कविता कैसी है? इनकी कविता है श्रृंगारिक। ठीक है, और कुछ लोग इन्हें भक्त कवि मानते हैं, कुछ लोग इन्हें श्रृंगार
के कवि मानते हैं, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई, वो सारी हम ढंग से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये है, सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, विशलदेव रासो, नरपत नार, विजयपाल रासो, नल सेन और परमाल रासो, दलपति विजय। कौन सा सुमेलित नहीं है? कमेंट करके बताइए, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत आते हैं ये प्रश्न। ये रासो ग्रंथ बहुत आते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ लेकर आए हैं हम आपको। ठीक है, हो सकता है आपको ये सब याद हो, लेकिन कुछ प्रश्न हम आपको आगे ऐसे मिलेंगे, हो सकता है वो आपने पढ़े भी ना हो, देखे भी ना हो, कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर किया जाए, हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्नों पर हम चर्चा करें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उसी तरह के प्रश्न हम बना रहे हैं। हम इस तरह के प्रश्न नहीं बना रहे हैं जिसमें हम आपकी योग्यता या अपनी योग्यता दिखाएं कि हम ऐसे प्रश्न बना सकते हैं कि आप हल न करो, नहीं हल न कर पाओ, ऐसा नहीं है। किताबों से प्रश्न तो कोई भी कठिन बना सकता है, लेकिन बस प्रश्नों में हमें ये देखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित है या नहीं, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं या नहीं। बस पढ़ना और न पढ़ना यही तो है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बिल्कुल सही, सुमेलित है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है, विशलदेव रासो नरपत नाल का है, बिल्कुल सही है। विजयपाल रासो नल सिंह का है, ये भी सुमेलित है। परमाल रासो दलपत विजय का नहीं है। परमाल रासो किनका है? परमाल रासो है जगनिक का। परमाल रासो किनका है? जगनिक का। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान और ये चंद्रवरदाई मित्र थे। विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, इसका एक खंड आलाखंड के नाम से प्रकाशित कराया गया था फर्रुखाबाद से। ठीक है, तत्कालीन जो जिलाधीश थे उन्होंने कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है परमाल रासो। ठीक, तो इसमें डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? सद्यः स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? वाह वाह, बहुत बढ़िया कथन। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, जॉर्ज ग्रियर्सन का। बताइए ये कथन किनका है? कमेंट करके बताइए, शीघ्रता के साथ बताइए ये कथन किनका है। वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? ठीक, सद्यः स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? यह कथन किनका है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आपके पास। शुक्ल जी का नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। वयः संधि, वयः संधि, पहले तो इन शब्दों को भी थोड़ा समझ लें। वयः संधि क्या होती है? बाल्यावस्था से और प्रौढ़ावस्था के बीच जो संक्रमण होता है वो वयः संधि होती है। आजकल मनोविज्ञान में जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, लेकिन पहले किशोरावस्था नाम नहीं था। क्या था? बाल्यावस्था से सीधे सीधे युवावस्था में लड़की का जाना वयः संधि कहलाता था। ठीक है, तो ये वयः संधि में संधि कहाँ? वयः संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? अर्थात ये एक नायिका की वयः संधि का इन्होंने वर्णन किया है, राधा की वयः संधि का वर्णन किया है, ईश्वर की संधि का नहीं। अर्थात उसमें ईश्वर से मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, राम से मेल नहीं हो रहा है। हम इस कथन को याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा हम ट्रिक से कथन भी याद करते चलें। वयः संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? ईश्वर का मतलब राम कुमार वर्मा ने ये कहा है कि राम से संधि कहाँ हो रही है, ईश्वर से संधि कहाँ हो रही है? काय की संधि हो रही है? बाल्यावस्था की और युवावस्था की। बाल्यावस्था और युवावस्था के मेल को वयः संधि कहा गया है। ठीक, सद्यः स्नाता, सद्यः का मतलब होता है अभी अभी, और स्नाता का मतलब होता है जिसने स्नान किया हो। ठीक है, अभी अभी जिसने स्नान किया हो। ठीक है, आपको हम एक प्रश्न यहाँ पर और दे रहे हैं। स्नातक आपने सबने किया हुआ है,
स्नातक। स्नातक शब्द का अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स में। स्नातक शब्द का अर्थ क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। सद्यः का मतलब जिसने अभी अभी, स्नाता का मतलब स्नान किया हो, वह नायिका जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्यः स्नाता कहते हैं। ठीक, तो सद्यः स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? राम, हम बस याद रखेंगे राम कुमार। ठीक, आगे क्या है? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? जो अभिसार होता है, अभिसार का मतलब होता है मिलन। मिलन, जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं वह स्थान। ठीक है, और नायिका अभिसारिकाएं कहलाती हैं। नायिकाओं के भेद पढ़ेंगे हम अलग से। जैसे कृष्ण पक्ष की रात में, काली रात हो, काली रात में काली साड़ी पहनकर या नीली साड़ी पहनकर, साहित्य में काला रंग और नीला रंग लगभग मिलता जुलता माना गया है। काली साड़ी या नीली साड़ी पहनकर काली रात में यदि कोई नायिका अपने प्रिय से मिलने के लिए अंधेरे में जाती है कि हमें कोई देख न पाए, तो उसे कहते हैं कृष्णाभिसारिका। तो उसे क्या कहते हैं? कृष्णाभिसारिका। ठीक है, उसे कहते हैं कृष्णाभिसारिका। और यदि कोई नायिका चांदनी रात में, चांदनी कैसी होती है? श्वेत। चांदनी रात में और श्वेत ही वस्त्र पहनकर, चांदनी श्वेत, वस्त्र भी श्वेत, नायिका भी श्वेत, तो कोई देख न पाए। अब चांदनी रात होगी और काले वस्त्र पहने होगी तो दूर से दिखाई देगी। तो चांदनी रात में श्वेत वस्त्र पहनकर जो मिलने जाती है अपने प्रिय से रात्रि में, उसे कहते हैं शुक्लाभिसारिका। उसे क्या कहते हैं? शुक्लाभिसारिका। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अभिसारिका जो नायिकाएं हैं उनका इन्होंने, विद्यापति ने बहुत वर्णन किया है अपने इस काव्य में, पदावली में। तो अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? अर्थात भक्ति का सार नहीं है। ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आपको ये कथन ही पूरे पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, विद्यापति के संबंध में किनका कथन हो गया? राम कुमार वर्मा का। एक किनका हो गया? बच्चन सिंह का। एक हमने और बता दिया आपको, किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसे भी आप नोट कर लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें लगाकर, जैसे कुछ लोगों ने जो जयदेव के पद थे उन्हें भी आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन विद्यापति के पदों को भी। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। बी विकल्प सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। शेयर करना आपका काम है, पढ़ाना और नंबर 1 कंटेंट देना हमारा काम है। ठीक है, आप हमसे जुड़े हो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सफलता तक पहुंचाएं। बस आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और लगातार उत्तर देते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए। सुमेलित कीजिए देवसेन, शालिभद्र सूर, आसव, जिन धर्म सूर। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ये विकल्प दिए हैं, उधर इनसे सुमेलित करना है। देवसेन की कौन सी रचना है, शालिभद्र सूर की कौन सी रचना है, आसव की कौन सी रचना है और जिन धर्म सूर की कौन सी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैन जो कवि हुए हैं उनमें से 6-7 रचनाएं हैं, जिनमें से आपको 7 रचनाएं याद कर लेनी है और वो 7 या 8 रचनाओं में से आपके पेपर में मिल जाएगी। पहले तो ये 4 रचनाएं इनमें से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं बार बार आती हैं, हर परीक्षा में आती हैं। अभी ये झारखंड पीजीटी में भी आया है। झारखंड वाले कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते, तो झारखंड वाले भैया जो भी झारखंड से देख रहे हैं, जो भी बिहार से देख रहे हैं, बिहार में अगली परीक्षा पीजीटी की होने वाली है, जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद उपयोगी है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्ग 2 मध्य प्रदेश वाले और जो हरियाणा वाले हैं पीजीटी के, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, लेक्चरर, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं, अर्थात जहां भी हिंदी भाषी राज्य हैं, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, एलटी ग्रेड की है, या नेट जेआरएफ की परीक्षा है, जहां भी आप EHMRS की भी परीक्षा है, जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं जहां हिंदी साहित्य आ रहा है, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपने कमेंट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार। ठीक है, अब शालिभद्र सूर की रचना कौन सी है? शालिभद्र सूर की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आसव की रचना कौन सी है? ये पूछी गई थी।
आ शब्द की रचना है चंदनवाला रास, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, अभी पीजीटी झारखंड में पूछी गई है। जिन धर्म सूर्य की रचना कौन सी है? स्थूल भद्र रास। ठीक है, जैन धर्म कैसा है? स्थूल, हम याद रखेंगे। देवसेन की श्रावकाचार, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। शालिभद्र सूर, भरतेश्वर बहुगुणी रास। आगे ये रचनाएं हम ट्रैक से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर बस ये अब मिलान करके हम देखे ले रहे हैं, वैसे ज़्यादा समय लगेगा। अब मिलान कर रहे हैं। अ का कौन सा हमें मिलाना है? चौथा। तो अ में चौथा इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, तो दो गलत हो गए। अब दो बच्चे, यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है। अब बी में दूसरा सही है, तो बी में यहाँ तीसरा दिया है, यहाँ दूसरा दिया है, तो यहीं से हम पकड़ लेंगे उत्तर को कि ये चौथा सही है। ठीक है, और स का पहला आसव चंदनवाला रास और डी का तीसरा जिन धर्म सूर्य स्थूल भद्र रास। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, जैन साहित्य से, आदिकाल का जैन साहित्य से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षाओं के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये है छठा प्रश्न, राउल बेल के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं, जैसे पिछले 2021 की टीजीटी परीक्षा यूपी में, या जैसे लेक्चरर परीक्षा राजस्थान में, जो भी परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के प्रश्न जो गहन चिंतन पर आधारित होते हैं, जो गहन अध्ययन पर आधारित होते हैं, यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया है तब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। तो आपने केवल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ी हैं किताबें या आपने तथ्यात्मक पढ़ी हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, आप गहराई से पढ़े हैं आप। ठीक है, साहित्य ग्रंथ पढ़े हैं आपने, तो विस्तार से पढ़ा है तब इस तरह के प्रश्न हल कर पाते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राउल बेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। यह रोड़ा कवि द्वारा रचित 11वीं सदी की रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। इसमें नायिका राउल बेल के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया गया है। इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प, कौन सा कथन चार में से कौन सा गलत है। गलत हमें चयनित करना है, अर्थात 3 सही है। एक शब्द की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, नक्शिक शब्द आया है। नक्शिक का मतलब होता है नाखून से, सिख का मतलब शिखा तक, चोटी तक, पैर के नाखून से। नायिका का साहित्य में ऐसी रूढ़ियाँ हैं, साहित्य में ऐसे वर्णन है कि नायिका के पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक का उनके सौंदर्य का वर्णन किया जाना नक्शिक वर्णन कहलाता है। तो ठीक है, अब देखो यह रोड़ा कवि की रचना है, बिल्कुल सही है। 11वीं सदी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है, 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। इसका मतलब ये कथन तो सही है। दूसरा है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, बिल्कुल सही है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है और ये चंपू हिंदी की पहली चंपू कृति मानी जाती है। प्राचीनतम कृति का मतलब फर्स्ट चंपू कृति है ये, हिंदी की फर्स्ट। ठीक है, पहली रचना है तो चंपू है, अर्थात गद्य भी लिखा गया है और पद्य भी। इसमें नायिका राउल बेल है, ये भी सही है, इसकी नायिका राउल बेल है, जिसके सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया गया है, बिल्कुल उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है, ये सही नहीं है, अर्थात डी विकल्प हो जाएगा। इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश नहीं है, इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश भी है और प्लस पश्चिमी अपभ्रंश भी है, दोनों हैं। पूर्वी अपभ्रंश भी है और पश्चिमी अपभ्रंश भी है। मध्य देशीय अपभ्रंश जिसे कहा जाता है, मध्य देशीय अपभ्रंश कहा गया है। तो पूर्वी मध्य देशीय अपभ्रंश अर्थात पूर्वी और पश्चिमी दोनों आना चाहिए, यहाँ केवल पूर्वी शब्द आया है, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसके संबंध में 1-2 बात आप और जान लीजिए। ठीक है, यह लौकिक श्रृंगारिक काव्य है जो धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। कहाँ पर अंकित है? धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। कहाँ पर अंकित है ये? धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये कहाँ पर है, ये कौन सा शिलालेख है, ये कहाँ पर है शिलालेख? धार मालवा, वहाँ पर ये है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, धार मालवा के शिलालेख पर ये अंकित है। ठीक, और बाकी सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें आपकी आ गई हैं इनमें, और भी जब विस्तार से हम आदिकाल पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे इसमें और क्या क्या आपको तैयार करना है। तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है।
आइए देखते हैं अब 7वां प्रश्न। ये है, सुमेलित नहीं है। विद्यापत बिस्पी गांव मिथिला, एक तरफ कवि का नाम है, दूसरी तरफ जन्म स्थान है। ठीक है। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, चंदवरदाई लाहौर पाकिस्तान, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। नहीं को हमने कल बताया था कि नहीं को हम अंडरलाइन रखेंगे। जब भी हम पेपर पढ़ेंगे तो नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ। समय का अभाव है, ज़्यादा समय तक हम आपको नहीं रोक सकते, ज़्यादा समय हम आपको नहीं दे सकते। बस अपने प्रश्न कमेंट में लिख दीजिए उत्तर, और उत्तर लिखते समय जैसे 7 का है तो कौन सा है, ए बी ऐसे लिखा करो। ए लिख देते हो, पता ही नहीं चल रहा कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है। और कमेंट करते रहा करो, लिखते रहा करो। लिखने से याद होता है और लिखने से रिवीजन अच्छा होता है, अच्छा होता है। ठीक है। चलो बात करते हैं। विद्यापत बिस्पी गांव में जन्मे थे, बिल्कुल सही है। ठीक। अमीर खुसरो पटियाली में जन्मे थे, कासगंज में है। ठीक है, ये कासगंज में है। और जब इनका जन्म हुआ था तब ये एटा में था। ठीक है। तो पुस्तकों में एटा दिया हुआ है। यदि आपके पेपर में पटियाली एटा आता है तो आप पटियाली एटा करना है, वैसे एटा ही आएगा। और यदि एटा नहीं आता है तो आप ये मत सोचना कि अरे पेपर में एटा नहीं आया कासगंज आ गया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे दूसरे राज्यों के, तो उन्हें नहीं पता कि एटा कहाँ है, कासगंज कहाँ है। तो आप दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। कासगंज ऐसा जनपद है जो एटा से कट के बना है। ठीक है। तो एटा जनपद से कट के कासगंज नया जनपद बन गया है। और जो पटियाली है वो कासगंज जनपद के अंतर्गत आजकल वर्तमान काल में आ रहा है। लेकिन तत्कालीन समय में जब जन्म हुआ था तब एटा में आ रहा था। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। चंदवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है और तीसरा भी सुमेलित है। तो अच्छा, यहाँ चौथे पे उपयुक्त सभी लिख गया है, कोई बात नहीं, हमने चर्चा कर ली, तीनों ही सुमेलित हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर करे रहे कौन सा सुमेलित है। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। ठीक। कौन सा सुमेलित है, ऐसा हमने कर दिया। कौन सा सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक। चलो आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न हो गया, 8वां देखते हैं। ये वीर गाथा काव्य की विशेषता नहीं है। कमेंट करके बताइए, वीर गाथा काव्य की विशेषता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। युद्धों का यथार्थ वर्णन, वीर श्रृंगार रस का वर्णन, राष्ट्रीय भावना का अभाव, सिर्फ डिंगल भाषा शैली का प्रयोग। कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है, ए बी सी या डी। वीर काव्य की विशेषता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 3 विशेषताएं हैं। एक विशेषता इनमें से ऐसी है जो वीर काव्य की विशेषता नहीं है। तो वो विशेषता आप बताइए कौन सी विशेषता है जो वीर काव्य की नहीं है। बताइए कमेंट करके। 2 सेकंड का समय है आपके पास और शेयर करते रहिए। बहुत अच्छा है जो लोग शेयर करते हैं, दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है। और 100+ तक तो होना ही चाहिए। आप लोग 100+ तक तो पहुंचा ही दिया करो वीडियो को। कल भी 96 तक पहुंचे थे। रेयांश भाई ने और कई भाइयों ने, बहनों ने अच्छे से शेयर किया, बहुत प्रयास भी किया कि 100+ पहुँचाओ, 100+ पहुँचाओ। उसके लिए आप सबका धन्यवाद है। आप एक को जोड़ेंगे, आप 196 जुड़ रहे हैं, एक को जोड़ेंगे तो भी 200 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? 10-20 को जोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि मित्र मंडली में 10-20, 50-100 लोग ना हों, लेकिन एक को जोड़ेंगे, एक से एक जुड़ेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो भी संख्या हो जाएगी। बस और कुछ नहीं है। इतना रहता है कि संख्या थोड़ी अच्छी होती है तो हमें मेहनत करने में अच्छा लगता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा देंगे कि आपके पेपर बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे। पेपर ऐसा लगेगा कि इस बार पेपर बनाने वाले ने बनाया कितना सरल है, ये लगेगा, बहुत सरल लगेगा। जब हम पढ़े हुए प्रश्नों को पेपर में देखते हैं तो पेपर सरल होता है, और जो प्रश्न हमने पढ़े नहीं होते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं तो वो कठिन होता है। ठीक है। तो इस पर आदिकाल पर ये पहली वीडियो है, और हम आपको बताते हैं कि आदिकाल पर इसके बाद और कई वीडियो आएंगी, कम से कम 3-4 और आएंगी।
कम से कम 5 वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 20 प्रश्नों की व्याख्या आज दे देंगे और एक भी प्रश्न छूट न पाए। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, ठीक है, काव्य शास्त्र आपका बहुत अच्छे से, व्याकरण बहुत अच्छे से, बिल्कुल 100 में 100, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण 100 में 100 आप करोगे। बस जुड़े रहिए विश्वास के साथ, ठीक है। जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ फीस दे रहे हो, जहाँ किताबों से पढ़ रहे हो, जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, ठीक। हमसे जुड़ रहे हो, हमारा अलग से आप नोट्स बनाते चलिए और हमसे जुड़ के आप हमारी तैयारी एक तरफ साथ में रखते चलिए। बाद में फिर भविष्य बताएगा, ये आने वाला समय बताएगा कि हमने जो मेहनत की है वो आपके काम कितने आने वाली है, ठीक है। जो मेहनत हमने की हमारे काम आई, वो हमारा परिणाम आपको दिख रहा है और वही मेहनत सच्चे दिल से, पूरी लगन से, परिश्रम से हम आपके लिए कर रहे हैं। और जब हम कोई काम लगन, परिश्रम और मेहनत से करते हैं तो ईश्वर ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करता है। तो हमें विश्वास है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम जरूर आएगी। युद्धों का वर्णन है, जी बिल्कुल है। वीर और श्रृंगार रस का वर्णन है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय भावना का अभाव है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय भावना नहीं है वहाँ पर, अलग अलग राजाओं के लिए वो कविताएं कर रहे हैं। तो सिर्फ डिंगल भाषा शैली का प्रयोग है, ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। सिर्फ डिंगल नहीं, डिंगल प्लस पिंगल, डिंगल प्लस पिंगल, ठीक है। ये दोनों भाषा शैलियों का प्रयोग है। और डिंगल कैसे बनी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, पिंगल कैसे बनी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। 8वां प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये 9वां प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में रचित है? विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में रचित है? 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके शीघ्रता के साथ बताया करिए और सभी लोग कमेंट किया करें, ठीक है। सभी लोग कमेंट किया करें, जिससे आप अपने ज्ञान को परखते चलें। आप अपना आत्म मूल्यांकन, यही होता है आत्म मूल्यांकन, यही होता है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को गलती न मानना बुरा है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे, आप सुधार करिए, लेकिन आप कमेंट में उत्तर जरूर देते रहिए, जिससे कि आपका अपने आप को पता चलता रहे कि हम कितना तैयार है। इसमें बताइए विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में रचित है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा। बताइए, 4 रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, विद्यापति की हैं चारों, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों अवहट्ट में हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में है? अवहट्ट में। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मैथिली में है। और पुरुष परीक्षा ये कौन सी भाषा में है? ये है पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में इनकी ज़्यादा रचनाएं हैं। इसमें तो ये 2 ही हैं, इसमें 1 ही है। और संस्कृत में 12 रचनाएं लगभग मानी जाती हैं इनकी। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, बहुत सारी हैं, ठीक है। और ये शैव थे, ये वैष्णव थे, ये शैव थे या वैष्णव थे या शाक्त थे या स्मार्त थे, ठीक है। ये काफ़ी विवाद का विषय रहा है, ये क्या थे, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ही ले रहे हैं यहाँ पर। विद्यापति देखो, कुछ लोग तो मानते हैं कि विद्यापति वैष्णव थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे। और विद्यापति विष्णु की भक्ति इनकी बंगाल तक प्रसिद्ध थी और इनके पदों को गाते हुए जो बंगाल तक इनके पद पहुँचे थे। तो ये भी विवाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल तक पहुँचे, ठीक है। तो जो बंगाल या उड़ीसा तक इनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ के लोग इन्हें वैष्णव मानते हैं। वैष्णव, पहले तो ये जाने शैव किसे कहते हैं। शिव का उपासक शैव कहलाता है, ठीक है। शिव का उपासक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है। शिव का उपासक शैव, विष्णु का उपासक वैष्णव, शक्ति का उपासक, शक्ति का मतलब माँ दुर्गा, शक्ति का उपासक शाक्त और स्मृति को मानने वाला स्मार्त,
ठीक है। तो कुछ लोग इन्हें स्मार्त मानते हैं, कुछ शाक्त मानते हैं, कुछ वैष्णव मानते हैं और कुछ शैव मानते हैं। ठीक, अब हम आपको बता दें, ये मूलतः जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि ये शैव थे। क्या थे? शैव थे। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ऐसा कहा जाता है, भले ही ये किंवदंती हो, कि विद्यापति के घर में भगवान शिव नौकर बन के रहे थे। विद्यापति के घर में भगवान शिव नौकर बन के रहे थे। क्या था? जिसका नाम था उदना। जिसका नाम क्या था? उदना। उदना या उगना, ठीक है, ये नाम था। इन्होंने शिव जी की भक्ति की और शिव जी प्रसन्न होकर इनके घर में रहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे घर में रहूँगा। तो शिव जी इनके साथ रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि नौकर के रूप में रहते थे तो इनकी पत्नी इस नौकर पर रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई और मारने के लिए दौड़ी। जब मारने के लिए हाथ उठाया तब क्या हुआ कि विद्यापति के मुख से ये निकल गया कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये साक्षात शिव हैं, इन्हें मार रही हो तुम। और जैसे ही इन्होंने ये कहा कि ये साक्षात शिव हैं, वैसे ही उगना या उदना अंतर्धान हो गए। क्या हो गए? अंतर्धान। अंतर्धान की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ठीक है, स्पेस कम रहा है यहाँ, तो क्या हुआ? ये गायब हो गए। कौन? भगवान शिव। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शैव थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है हमने आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया, ये है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए, संदेश राशक के संबंध में गलत कथन चुनिए। संदेश राशक के संबंध में गलत कथन चुनिए। यह अब्दुल रहमान की 12वीं सदी की रचना है। कुछ लोग इन्हें 11वीं सदी तक भी ले जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, यह एक दूत काव्य है। इसमें 5 प्रक्रम हैं। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। बहुत अच्छा प्रश्न। इसमें पता लगेगा आपने कितनी मेहनत की है। कमेंट करके बताइए किन का उत्तर सही आता है। किसका उत्तर सही आ रहा है बताइए। संदेश राशक के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यह अब्दुल रहमान की 12वीं सदी की रचना है। यह एक दूत काव्य है। इसमें 5 प्रक्रम हैं। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। पहला धर्मेतर रास है। बताइए, कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड का समय है। यदि आपने वास्तव में तैयारी की है तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर देंगे एकदम से। और यदि ऐसे प्रश्नों को आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी में कहीं न कहीं कमी है। ठीक है, तो वो कमी दूर करने के लिए हम उपस्थित हैं और हम आपको बताते हैं कि ये सही है कि ये अब्दुल रहमान की रचना है। ये भी बात सही है कि ये एक दूत काव्य है। ठीक है, नायिका एक पथिक को दूत बनाती है और अपना संदेश भेजती है। ये गलत है, सी विकल्प। इसमें 5 प्रक्रम नहीं है। कितने प्रक्रम हैं? 3। कितने प्रक्रम हैं याद रखेंगे। संदेश राशक में कितने प्रक्रम हैं? 3। अब्दुल रहमान को अद्धमार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सी विकल्प इसमें सही है। और संभवतः यह पहला धर्मेतर रास माना जाता है। ये 3 कथन तो सही है, ये गलत है। यहाँ होना चाहिए इसमें 3 प्रक्रम है। तो कौन सा सही हो गया? सी। इस तरह के प्रश्न आपको आगे करते हैं अन्य से। ऐसे प्रश्न आपने हल कर लिए तो आप समझ लीजिए एक प्रश्न हल करने पर हजारों से आगे निकल गए। एक प्रश्न, अधिकांश लोगों के ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। बस उन्हीं के सही होते हैं जिन्होंने गंभीर अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी को जिया है। आइए आगे चलते हैं। ये है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए देखो कोई शब्द आता है तो थोड़ा सा उस पर चर्चा हम कर लें। देखो, प्रामाणिक शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रामाणिक। ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं प्रमाणिक, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, प्रामाणिक शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध ही हम बोलेंगे और शुद्ध ही हम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, जब एक प्रत्यय का प्रयोग होता है किसी शब्द में तो जिस शब्द में एक प्रत्यय लगता है तो पहले वाला जो अक्षर होता है यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। जैसे प्रमाण में एक प्रामाणिक, अध्यात्म में एक आध्यात्मिक, समाज में एक सामाजिक। ठीक है, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। अब यहाँ क्या है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संबंध की कल्पना कर डाली। भाई पृथ्वीराज रासो जो है
तीन तरह से माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं पूर्ण प्रामाणिक, कुछ लोग मानते हैं पूर्ण अप्रामाणिक, ठीक है, जाली, और कुछ लोग मानते हैं न पूर्ण प्रामाणिक न पूर्ण अप्रामाणिक, ठीक है। तो इसमें तीन स्थितियां हैं, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इस प्रश्न को हल करे ले रहे हैं और ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसे समझकर पढ़ेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आपने ढंग से पढ़ लिया है तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आनंद संबंध की कल्पना कर डाली कि ये प्रामाणिक ही है, ये कहा कि ये प्रामाणिक है प्रामाणिक, ठीक है। जबरदस्ती करा दी, किसने करा दी? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने आनंद संबंध की रचना कर डाली इसे सिद्ध करने के लिए कि ये प्रामाणिक है। मिश्र बंधु भी इन्हें प्रामाणिक ही मानते थे और श्याम सुंदर दास भी इसे प्रामाणिक ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे जाली कहा है, जाली का मतलब अप्रामाणिक, जाली का मतलब अप्रामाणिक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनि विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनि विजय ने इसे अर्ध प्रामाणिक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इसे अर्ध प्रामाणिक, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रामाणिक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथ किसने दिया है? मुनि विजय ने, अर्ध प्रामाणिक, ठीक। जैसे और शुक्ल जी ने जाली, जाली का मतलब अप्रामाणिक, जाली का मतलब अप्रामाणिक, अप्रामाणिक, ठीक है। ये सारी बातें आप नोट करते चलिए नोट्स पर। अप्रामाणिक ये हो गया, ठीक। तो ये 11वां प्रश्न, आपको कई जानकारियां मिली जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होने वाली हैं। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और लगातार जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। और जो संख्या है 100 के 3 अंक से नीचे वाली संख्या को 100 प्लस पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि आप शेयर करो, ये आपका कर्तव्य है कि आपको भी कुछ करना है। हम इतना कर रहे हैं तो आप थोड़ा करो, हम ज़्यादा कर रहे हैं आप थोड़ा करो। शेयर करने में आपका न कुछ खर्च हो रहा है, न टाइम ज़्यादा जा रहा है, न कुछ और खर्च हो रहा है। बाकी आप कंटेंट नंबर 1 का लेते रहिए, यहाँ से पढ़ते रहिए और सफलता प्राप्त कर लीजिए। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, खुसरो के संबंध में गलत कथन है, खुसरो के संबंध में गलत कथन है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म इटावा के पटियाली कस्बे में हुआ था। खालिद वाली इनकी प्रसिद्ध रचना है। बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही है, ए, बी, सी या डी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुसरो के संबंध में गलत कथन बताइए। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, बिल्कुल सही है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी सही है, ठीक है। और इनका जन्म पटियाली, इटावा के पटियाली कस्बे में हुआ था, ये सब गलत है। और खालिद वाली इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये बिल्कुल सही है। इटावा नहीं, अभी थोड़ी देर पढ़ा था हमने, इटावा नहीं, एटा। क्या करना है? एटा। या क्या करना है? कासगंज। यदि एटा विकल्प में है तो एटा, नहीं तो कासगंज। इटावा और एटा में अंतर है। इटावा एक अलग जनपद है और एटा अलग जनपद है, ठीक है। तो इटावा में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? एटा में। ये मत सोचना, देखो हिंदी में ऐसे प्रश्न नहीं आते कि आधा सत्य है आधा असत्य है, या तो पूरा गलत है या पूरा सही है। तो अब इसमें इटावा शब्द ने पूरा वाक्य गलत कर दिया। वैसे तो ये पूरा वाक्य सही था कि इनका जन्म पटियाली कस्बे में हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, अच्छी बात है, सही है, सत्य है। लेकिन ये इटावा शब्द लग गया, इससे गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए था? एटा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सी विकल्प सही है 12वें प्रश्न का। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा है? पहेलियाँ लिखी हैं, मुकरियाँ लिखी हैं, 2 सुखने लिखे हैं, ठीक है। तो और ये एक कोश ग्रंथ है, कई राजाओं के यहाँ रहे, ठीक है। कुछ लोग 11 मानते हैं, 9 मानते हैं, 7 बड़े बड़े राजाओं के दरबार में रहे। तो ये बहुत प्रतिभाशाली थे। सितार का, वादन का, गज़ल का, कई तरह के आविष्कार इन्होंने किए हैं, ठीक। तो विस्तार से इन्हें हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो प्रश्नों पर भी बात करें। 13वां प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामण, सोमप्रभ सूर्य, कुमारपाल प्रतिबोध,
विजय सेन सूर, रेवंत गिरिराज और हेमचंद नेमिनाथ रास। बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 हमने रचनाएं पहले दे दी, 4 रचनाएं ये दे दी। आप नोट कर लो, इन 8 रचनाओं में से एक प्रश्न पक्का, इन 8 रचनाओं में से एक प्रश्न पक्का, जैन साहित्य की जो 8 रचनाएं हैं। ठीक है, 4 पहले हमने रख दी थी, 4 इसमें रख दिए, एक प्रश्न पक्का। पहला सुमेलित है, यहाँ नहीं वाला पूछा है, पहला सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है साहब। ठीक है, पहला वाला कैसा है? सुमेलित है, ये सुमेलित है। दूसरा ये सुमेलित है, दूसरा ये भी सुमेलित है, तीसरा ये भी सुमेलित है, चौथा सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। हेमचंद्र की रचना ये नहीं है, हेमचंद्र की रचना है सिद्ध शब्दानुशासन। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, शब्दानुशासन। नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। हेमचंद्र की रचना कौन सी है? सिद्ध शब्दानुशासन, सिद्ध शब्दानुशासन। हेमचंद्र की रचना वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्ध शब्दानुशासन। बहुत बार पूछी गई है, बहुत पूछी गई है। ठीक है, और नेमिनाथ रास ये किनकी रचना है? इसे भी नोट कर लीजिए, सुमतिगढ़ की। ठीक है, तो ये आपको, इनकी रचना ये है और इनकी रचना ये है, अर्थात 3 ये और 2 ये, 5 रचनाएं आपको ये मिल गई, 4-5 रचनाएं पहले मिल गई। जैन साहित्य कंप्लीट हो गया। ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं और सेम रचनाएं ही पूछी जाती हैं, सीधे सीधे। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, अगला प्रश्न है, जेहाल मिसकी मकुंत गाफल, दोराए ने ना बनाए बतियाँ। बहुत अच्छी गजल है। जेहाल मिसकी मकुंत गाफल, दोराए ने ना बनाए बतियाँ, दोराए ने ना बनाए बतियाँ। गजल में किन 2 भाषाओं का सामंजस्य किया गया है? बेहद अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपकी योग्यता को परखने वाला प्रश्न, आपके अध्ययन को जांचने वाला प्रश्न। बताइए कमेंट करके शीघ्रता से, 5 सेकंड का समय है, बताओ। अरबी और फारसी, फारसी और ब्रज, फारसी और राजस्थानी, खड़ी बोली और अरबी, कौन सी 2 भाषाएं इसमें संकलित की गई हैं, या कौन सी 2 भाषाएं इसमें सामंजस्य किया गया है? 2 भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया गया है इस गजल में। पूरी गजल में 2 भाषाएं, एक हिस्सा एक भाषा में है, दूसरा हिस्सा यहाँ तक, एक हिस्सा यहाँ तक मान लीजिए ये है, और दूसरा हिस्सा यहाँ से मान लीजिए ये है। अर्थात पूरी गजल इन्होंने ऐसे ही लिखी है, आधे भाग में एक भाषा है, दूसरे भाग में दूसरी भाषा है। बहुत अच्छा प्रयोग किया है, ये पहली बार इन्होंने ऐसा प्रयोग किया है। ठीक है, तो अरबी और फारसी बिल्कुल नहीं, बताए दे रहे हैं, समय कम है इसलिए। फारसी और ब्रज बिल्कुल सही। पहला भाग इन्होंने फारसी में रखा है, ठीक है, और दूसरा भाग रखा है इन्होंने ब्रज भाषा में। ठीक, ये इस वाली गजल में ये सामंजस्य किया है, बी विकल्प सही है। और वैसे ये खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, आगे अगला देखो, ये है, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये है आल्हा, और आल्हा 31 मात्राओं का छंद है, और वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश, मुख्यतः बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का भाग, बिहार का कुछ भाग, इन भागों में ये बहुत गाया जाता है। हमारे यहाँ आसपास ब्रज क्षेत्र में भी खूब गाया जाता है, ब्रज में भी खूब गाया जाता है। ट्रैक्टर पर, जो खेतों पर ट्रैक्टर लेके जाते हैं लोग, तो अपने ट्रैक्टर पे साउंड लगा लेते हैं और आल्हा लगा के बजाते हुए ले जाते हैं। ठीक है, तो 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। 12 वर्ष तक कुकर जीता है और 13 वर्ष तक सियार जीता है। ठीक है, और बरस 18 क्षत्रिय जीवन, क्षत्रिय सिर्फ 18 वर्ष तक जीता है, आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात युद्ध करते करते 18 वर्ष में ही
क्या हो जाए, स्वर्ग को प्राप्त हो जाए या वीर गति को प्राप्त हो जाए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल नहीं, विष्णुदेव रासो से बिल्कुल नहीं, आलाखंड से, जी हाँ, पाहुर दोहा से बिल्कुल नहीं, राम सिंह की रचना है, लिख लेना, राम सिंह की रचना है। ये किनकी है? राम सिंह की। बाकी ऊपर वाली पहले बता दी है और आप जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या चर्चा कर रहे हैं? आलाखंड की। आलाखंड में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है बताओ? आलाखंड में कमेंट करो, कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? छोटी बड़ी लगभग कुल 52 लड़ाइयों का वर्णन है आलाखंड में। कितनी लड़ाइयों का? 52 लड़ाइयों का वर्णन है आलाखंड में। ठीक है, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? ऊदल और आल्हा, इसके मुख्य पात्र 2 हैं। ठीक है, आल्हा और ऊदल, ये बहुत इन्हीं की लड़ाइयों का और इन्हीं की वीरता का वर्णन किया गया है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सावन के महीने में। बिल्कुल अभी सही समय चल रहा है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? ये प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, जो हम बोल रहे हैं, जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो हम बोल रहे हैं। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, और इसका आलाखंड नाम से प्रकाशन कब कराया गया था? ये भी परीक्षा में आया प्रश्न है 1865 ईस्वी में। कहाँ से कराया गया था? ये भी परीक्षा में आया है, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी। फर्रुखाबाद से प्रकाशित कराया था। कब कराया गया था? 1865 में। और किसने कराया था? ये भी बहुत बार पूछा गया है, चार्ल्स इलियट ने। किसने कराया था? चार्ल्स इलियट ने। और चार्ल्स इलियट कौन था? चार्ल्स इलियट कौन था? ऐसे लिखे दे रहे हैं, चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद का जिलाधीश था, डीएम जिलाधीश था उस समय, वर्तमान काल में तत्कालीन। कौन था ये? जिलाधीश था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली आपको इस प्रश्न से। ठीक, इन सारी जानकारियों को आप नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हो गया सिद्ध साहित्य में कितने मकार हैं? इसमें हालांकि कुछ पद और हम सुनाते, लेकिन अब लेट हो रहे हैं, वीडियो अपलोड भी करनी है, आप तक पहुंचानी भी है, और अभी देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो तैयार कर लें, आगे फिर चर्चा करते हैं हम। ठीक, सिद्ध साहित्य में कितने मकार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए सिद्ध साहित्य में कितने मकार हैं? कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं या 11 हैं? तो सिद्ध साहित्य में 5 मकार हैं। सिद्ध साहित्य में बी विकल्प सही है 16 का। कौन कौन से 5 हैं? मध्य, मास, मत्स्य, मध्य मांस, मध्य मांस, मध्य मांस, मत्स्य। ठीक है, मध्य मांस, मत्स्य, मैथुन, और कौन सा है? मुद्रा और मैथुन। 4 हो गए, मुद्रा, और 5वां हो गया मैथुन। ठीक है, ये पंचमकार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पंचमकार। ये हमने बड़ा सा बना दिया है, आपको दिखाई दे, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए था? ऐसे बनाना चाहिए था, ठोस, ऐसे। ठीक है, पंचमकार। ठीक, और मकार का मतलब होता है, मकार का मतलब म से शुरू होने वाला। मकार का मतलब क्या है? म से शुरू होने वाला। जैसे चकार, च से शुरू होने वाला। शकार, संधियां पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। संस्कृत में कार लगा के बोला जाता है। अकार, जिसके अंत में अ हो, अकारांत हो गया, अकार अ, चकार च, जकार ज। ठीक है, लकार ल। लकार कितने हैं? 10। जो लकार हैं वो 10 हैं। क्यों लकार उन्हें कहा जाता है? कि वो ल से शुरू होते हैं। तो ये मकार का मतलब म से शुरू होने वाले, म से शुरू होने वाले, मध्य मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, ये 16वां प्रश्न हो गया, नोट कर लेना है। अगला देखो 17वां प्रश्न, ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सुमेलित नहीं है। सिद्ध 84, नाथ 9, मकार 5, पृथ्वीराज रासो 79 समय। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नई तरह के प्रश्न बनाए, लेकिन ये प्रश्न आप नोट रखो, कैसे भी आ जाए। सिद्धों की संख्या बहुत बार पूछी गई है, नाथों की संख्या बहुत बार पूछी गई है। पहले सिद्ध कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नाथ पहले कौन है? कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मकार 5 कौन से हैं? हमने बता दिए हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, ये 79 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही है, 69 समय है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है
पृथ्वीराज की पत्नी थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज की पत्नी कौन थी? इच्छिनी थी, शशिव्रता थी, संयोगिता थी या उपरोक्त सभी थी? बताओ पृथ्वीराज की पत्नी कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताओ कौन थी पृथ्वीराज की पत्नी? ठीक, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इच्छिनी भी थी, शशिव्रता भी थी और संयोगिता भी थी, अर्थात 18 का डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी वाला सही है, ये सभी थी। ठीक है, पिता के द्वारा इनके साथ विवाह कराया गया था, पहले से इनसे प्रेम चल रहा था और स्वयंवर के द्वारा इनसे शादी की गई थी। ठीक है, तो ये 18वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप प्रश्न देख के ही अनुमान लगा लेंगे कितना अच्छा प्रश्न है। अगला 19वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चार चंद्रलेख, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चार चंद्रलेख उपन्यास में किस रचना से कथानक लिया है? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। किस रचना से लिया है? प्रबंध चिंतामणि से, कुमारपाल प्रतिबोध से, नेमिनाथ रास से, स्थूल गंधराज से? कमेंट करके बताओ किस रचना से लिया है। तो इसमें ए विकल्प सही है, प्रबंध चिंतामणि से ये कथानक लिया गया है। ठीक है, समय कम है, हम चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे, बस एक प्रश्न और बचा है, उसे भी हम कराए दे रहे हैं। ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लौट के आ गया, एक प्रश्न और बचा है, उसे हम कराए दे रहे हैं। ठीक है, शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ एक प्रश्न और बचा है, उसे और कर लीजिए। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है ये, देखो सुमेलित नहीं है। नामकरण पर एक प्रश्न अवश्य आता है परीक्षाओं में, तो सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सुमेलित है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है आदिकाल को, बिल्कुल सुमेलित है। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है, बिल्कुल सुमेलित है। बीज वपन काल ग्रेयर्सन ने कहा है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बीज वपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये जो नामकरण वाला है, नामकरण वाली एक वीडियो पड़ी हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे नामकरण हमने एक में ही समाहित किए हैं, आदिकाल के, रीतकाल के, भक्तकाल के और आधुनिक काल के सारे नामकरण जहाँ जहाँ विवाद है वो सब एक ही वीडियो में हमने समाहित किए हुए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप सबसे मिलकर, आप सबसे लाइव बात करके और आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबकी मदद कर पा रहे हैं, आंतरिक खुशी होती है। बस यही खुशी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देती है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत से आप लाभान्वित हो रहे हैं या भविष्य में होंगे। बस यही सोच के भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जिन तक पहुँच रही है मेहनत, उन सब के मेहनत काम आए, ये मेरी मेहनत आपको लग जाए, मेरी मेहनत आपको सफलता के रूप में परिवर्तित हो जाए। बस ईश्वर इतना कर दे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।